हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनविक्टा चैनल। तो आप सभी साथी लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे होंगे या कुछ साथियों ने भर भी लिया होगा। तो हम फॉर्म भरने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या होगा? आपका सबसे पहला काम होगा कि आपको करनी है तैयारी, ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो होता है आपका सिलेबस। तो हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी जीडी का फुल सिलेबस, कि क्या हमारा सिलेबस है और हमें कैसे उस सिलेबस के थ्रू अपनी तैयारी को करना है। तो आज की इस पूरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, क्योंकि मैं आपको हर सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, कितने मार्क्स की आएगी, या आपकी जो एसएससी जीडी में अलग अलग पोस्ट पे जो भर्तियां निकली हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आपको किस पोस्ट को भरना चाहिए, किस पोस्ट से आगे जाना चाहिए, कि आपके चांसेस हो कि आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाए। तो आज के वीडियो में हम ये सब चीजें देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात करूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आप लोगों ने इनविक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्दी से जाओ और इनविक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस को और आपकी एक सीट कंफर्म करने में बहुत मदद करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप जितनी बार चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो, आप रोज चाहो रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें आ तो गया है, हमने पढ़ तो लिया है किताबों से, लेकिन अब हम कहाँ जाएं और प्रैक्टिस कहाँ करें? क्योंकि जो तैयारी करते हैं ना, वो पूरा दिन पढ़ते हैं, है ना, और हर रोज पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि हमें अब हमारा एग्जाम आएगा तो अब हमें पढ़ना है, नहीं। जब तक एग्जाम हो नहीं जाता, जब तक आप लोगों को पढ़ना होता है और तैयारी करनी होती है ना। तो आपको क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है और आप जितनी मर्जी चाहो आप टेस्ट सीरीज यहाँ पे दे सकते हो। आपको हर बार न्यू क्वेश्चन मिलेगा और आप ये देख सकते हो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ और कुछ सब्जेक्ट आपके वीक है, तो यहाँ पे आपको एक ये फायदा भी मिलता है कि आप सब्जेक्ट वाइज जाके, चैप्टर वाइज जाके आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। आप जिस भी चैप्टर में मान लो आप वीक हो, ठीक है, तो आप जल्दी से जाओ और इनविक्टा ऐप को डाउनलोड करो। तो चलो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की जो पोस्ट निकली है आपकी, वो अलग अलग पोस्टें हैं, है ना। आपकी टोटल इतनी पोस्टें आपको देखने को मिली हैं। अब इन सभी पोस्टों में अलग अलग वैकेंसीज हैं, आपको पता है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है, कि आपको कौन से पोस्ट में अप्लाई करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को ये कि हम इस पोस्ट में जब हमारा हो जाएगा सिलेक्शन तो हमें जो पोस्टिंग है वो कहाँ मिल सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो हमारी सबसे पहली पोस्ट है वो है बीएसएफ की। तो बीएसएफ क्या होता है? जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है अगर, तो आपको पता है बॉर्डर से मतलब कि आपकी जो यहाँ पे पोस्टिंग होने वाली है वो किसी बॉर्डर पे ही होने वाली है। अब आपके पास बॉर्डर कौन से है जो इंडिया से है? वो है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो आपकी अगर पोस्टिंग होती है बीएसएफ में तो आपकी इन इन बॉर्डर्स पे हो सकती है, और सबसे ज्यादा तो आपके चांसेस है कि पाकिस्तान बॉर्डर पे ही हो। अगर दूसरी पोस्ट की मैं बात करूं तो वो है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ क्या होता है? सीआईएसएफ होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग होती है वो होती है आपकी एयरपोर्ट्स पे हो सकती है, या सी पोर्ट्स पे हो सकती है, या अगर मैं बात करूं कि आपके जो मेट्रो स्टेशन होते हैं, मेट्रो स्टेशन, वहां पे भी आपने देखा होगा इन फोर्स को। तो यहाँ पे आपके चांसेस होते हैं कि अगर आप सीआईएसएफ में आपकी सिलेक्शन होता है तो आपकी यहाँ पोस्टिंग आपकी हो सकती है। अगर मैं थर्ड यहाँ पे पोस्ट की बात करूं तो वो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि रिजर्व फोर्स। जब क्या होता है हमें काफी ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा कोई रैली होती है, इन सब चीजों में हमें क्या चाहिए होती है? फोर्स चाहिए होती है। तो ये हमारे लिए क्या होती है? एक रिजर्व फोर्स होती है, या कि जो सैनिक होते हैं उनको रिजर्व करके रखा जाता है कि ताकि जब इमरजेंसी टाइम हो तो यहाँ से इनको हम बुला सके। तो ये वो फोर्स होती है। अगर मैं फोर्थ फोर्स की बात करूं तो वो है एसएसबी, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। अब यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या मिलने वाला है? आपने नेपाल और भूटान, इन बॉर्डर्स पे आपकी क्या होती है? पोस्टिंग होती है। अब जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो प्रॉपरली वहां पे बॉर्डर बना रखा है, लेकिन अगर हम बात करें कि नेपाल और भूटान पे, तो वहां कोई प्रॉपर बॉर्डर नहीं है। वहां पे क्या है, अगर आपने एक कदम आपने उस
सीमा में रख दिया तो वहां पे आप नेपाल में पहुंच गए। तो वहां पे जो फोर्स होती है वो क्या होती है, एसएसबी फोर्स आपकी होती है। अगर मैं अगली पोस्ट की बात करूं तो वो है आईटीबीपी। आईटीबीपी का मतलब क्या हुआ, आईटीबीपी का मतलब हुआ कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। यानी कि अगर आपकी यहाँ पे पोस्ट आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जो पोस्टिंग रहने वाली है वो कहाँ रहने वाली है, या तो आपको चाइना बॉर्डर मिल सकता है। और यहाँ पे स्पेशली एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ के जो बॉर्डर्स होंगे वो इतने ज्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है, उनको -डिग्रीज में हमेशा यहाँ पे सोल्जर्स को रहना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी पोस्टिंग चाइना में हो सकती है, जम्मू एंड कश्मीर में हो सकती है, आपकी उत्तराखंड में हो सकती है, हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। सबसे ज्यादा चांसेस आपके इस पोस्ट में यहाँ पे होने के होते हैं। उसके बाद अगर अगली मैं बात करूं तो है वो है एआर। एआर यानी कि असम राइफल्स। अब लोगों को नाम से ही पता लगता है कि यहाँ पे सिर्फ असम में ही पोस्टिंग होती होगी, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे सिर्फ असम में पोस्टिंग नहीं होती है। यहाँ का मतलब होता है कि नॉर्थ ईस्ट के आपके जितने भी नॉर्थ ईस्ट के आपके जितने भी स्टेट्स आते हैं उन सभी स्टेट में से आपकी जो पोस्टिंग है वो कहीं भी हो सकती है। ऐसे पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि सिर्फ असम में ही हो, ठीक है। अगली मैं बात करूं तो एसएसएफ। मैं आपको कहूंगी कि अगर आप मेरी बात मानोगे तो सबसे अच्छी जो पोस्ट होती है इन सभी में से वो आपकी है एसएसएफ की। मतलब आप, मैं कहूँ तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस लेके चलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग होती है ना वो कहाँ होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। यानी कि जो आपके सचिवालय होते हैं उन सब में आपकी वहाँ पे पोस्टिंग होती है। अगर आपने देखा होगा कि कोई नॉर्मल आदमी यहाँ पे नहीं जा सकता है, उसके लिए या तो आपके पास कोई पास होना चाहिए, आपका प्रॉपर बैक चेकिंग होती है। तो वो सब जो चीजें यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है वो कौन करते हैं, एसएसएफ जो फोर्स होती है वो करती हैं। उसके बाद लास्ट है एनसीबी। इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, क्या है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। जैसे कि कोई ड्रग्स का मामला आता है, इन सब चीजों में जो होती है वो ये फोर्स क्या करती है, काम करती है। अभी जितनी भी ही पोस्ट है इन सब की जो सैलरी है वो बिल्कुल बहुत अच्छी होती है सैलरी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस इन सभी में से कोई भी पोस्ट, और ज्यादातर ट्राई करो कि जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं उन पोस्टों में आप अप्लाई करो, ताकि जो आपके चांसेस हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ऑब्वियसली बात है, जिसमें ज्यादा पोस्टें होंगी उसमें आपके चांसेस जो होंगे वो थोड़े ज्यादा होंगे कि शायद आपका वहां पे सिलेक्शन हो सके, ठीक है। बाकी आप मेहनत करो, आपको एक ना एक सीट तो जरूर मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, तो आगे आपको पता होगा जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो डेट है आपकी 5 सितंबर से इसके जो फॉर्म थे वो स्टार्ट हो चुके थे, और 14 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। और मैं आपसे कहूंगी कि स्टार्टिंग में ही अगर आप चाहो तो फॉर्म को फिल कर दो, क्योंकि जैसे जैसे दिन जो टाइम निकलता रहता है तो क्या होती है, जो साइट होती है ना वो भी स्लो चलने लगती है, तो आपका फॉर्म ढंग से सबमिट नहीं हो पाता है, कभी साइट चलती नहीं है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप अपने फॉर्म को फिल कर लो, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 14 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। तो उससे पहले पहले आप क्या कर लो, फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल कर दो। आपकी अगर मैं बात करूं सैलरी, तो हर पोस्ट में इतनी रहने वाली है आपकी। इसमें वैकेंसीज आपको पता है 39,481 वैकेंसीज हैं टोटल, जितनी भी पोस्टें हैं सबको मिलाकर। क्लियर? चलिए आगे अगर मैं बात करूं आवेदन पर भरने की अंतिम तिथि तक कैंडिडेट की जो आयु है, यानी कि यहाँ पे एज की बात हो रही है, तो आयु कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो इसकी क्या है, एज लिमिट है। और अगर मैं बता दूं आपकी, अगर मैं बात करूं SC ST, क्योंकि आपको कैटेगरी वाइज भी क्या मिलते हैं यहाँ पे, थोड़ी एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर मैं बात करूं SC ST की, तो आपको ST SC में 5 ईयर की छूट आपको मिलती है, और वो भी 5 साल आपके 23 से होने चाहिए। 18 तो आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर 23 से आपकी 24 है, 25 है, 26 है, तो ST SC वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं आपकी OBC की, तो ओबीसी में भी आपको कितने साल का मिलता है, 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलता है। किस पे? 23 साल पे, ठीक है। तो आप, अगर आपकी एज है तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को क्या करो, फिल करो। अब हम बात करते हैं आगे कि हमारा मेन एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, इसीलिए मैंने बनाई है ताकि आपको पता हो कि आपको अपनी तैयारी को कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि एग्जाम पैटर्न हमारा क्या रहने वाला है, कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं और वो कितने नंबर के हैं। तो देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो 1 2 3 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, और चारों के चारों कितने मार्क्स के हैं, हर एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं।
यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स के आपके, गणित के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे आपको बोला गया है हिंदी और इंग्लिश में स्लैश लगाए। अब इसका मतलब क्या है? या तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज करके तैयारी कर सकते हो या हिंदी सब्जेक्ट को, यानी कि यहाँ पे आपके पास चॉइस है, या तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ एग्जाम दे सकते हो या हिंदी सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अगर जिन बच्चों को लगता है कि वो इंग्लिश में ज्यादा अच्छे हैं तो वो इंग्लिश के साथ जाएं कि वो ताकि अच्छा स्कोर कर पाए, और जिनको लगता है कि उनकी हिंदी अच्छी है, हिंदी सब्जेक्ट में कमांड अच्छी है, तो वो हिंदी सब्जेक्ट के साथ इस टेस्ट को दें। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश चूज करो चाहे हिंदी चूज करो। अगर इंग्लिश चूज करते हो तो आपको एग्जाम में 20 क्वेश्चन दिखेंगे इंग्लिश के, अगर आप हिंदी चूज करते हो तो भी आपको कितने क्वेश्चन दिखेंगे? 20 क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट को करना होगा। अब ये रही बात कि क्वेश्चन 20-20 आने वाले हैं, लेकिन अब इसकी मार्क्स की बात करें यानी कि 40, यानी कि जो हर एक क्वेश्चन जो होगा, 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? आपका 2 मार्क्स का होने वाला है। अगर मैं बात करूं आपकी नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है? 0.25 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो यानी कि आपको उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारा को पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओ और आपके आधे से ज्यादा गलत हो तो जो सही है उस पर भी आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है एग्जाम में कि आपको जो क्वेश्चन में आप श्योर हो पक्का, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आप। ठीक है, तो ये थी बात सिलेबस की। यहाँ पे आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं, यानी कि पूरा पूरा 1 घंटा आपको मिलेगा इस एग्जाम को करने के लिए। और अगर मैं टोटल बात करूँ तो आपके टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे और आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 160 होंगे, क्योंकि आपका हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। चलिए अब हम देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज आपके क्या चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आपको जब आप एक एक चैप्टर को लो तो आपको पता हो कि कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब रीजनिंग से आपको पता है कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आने वाले हैं। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हो जिनमें से एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हो जिसमें से आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। तो आपको सबसे पहले तो क्या देखना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे इनविक्टा ऐप पे मिलेंगे आपको। वहां पे आप जाके ये देख सकते हो कि आपको किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आपको पॉसिबल हैं जो दिख रहे हैं एग्जाम में। ओके, तो अगर मैं बता दूं तो आपके एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस से पूछे जाते हैं, आपसे डिस्क्रिमिनेशन से पूछे जाते हैं, रिलेशन कॉन्सेप्ट से तो पक्का आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हो और प्रीवियस ईयर पेपर में भी आप जाके देख सकते हो कि किस चैप्टर से आपका कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर हम अगले सब्जेक्ट की बात करें तो वो है आपकी जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, आपको ज्योग्राफी आनी चाहिए, हिस्ट्री आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ये सब तो आना ही चाहिए। साथ ही साथ आपका इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? करंट अफेयर्स आपके। ठीक है, डेली यानी कि आपको कम से कम प्रीवियस 3 से 4 मंथ के करंट अफेयर तो आने ही चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से देखा जाता है कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं एग्जाम में। तो अगर मैं जीएस की बात करूं तो आपको करंट अफेयर तो आनी ही चाहिए। बाकी हिस्ट्री की अगर बात करूं तो वहां पे आपको एशियन, मीडियन और जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है वो तीनों ही आनी चाहिए। आपको ज्योग्राफी आनी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के बारे में, आपको पॉलिटी के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और साइंटिफिक रिसर्च, और आपको स्पोर्ट्स के बारे में। और साथ ही साथ इंडियन एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि जो इंडिया के साथ लगी हुई उनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी की तरह आपकी इस सब्जेक्ट से भी आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं? 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं अगले सब्जेक्ट की तो वो है मैथ्स। मैथ्स में जिसकी कमांड अगर अच्छी है तो मैथ्स तो उसके लिए कुछ भी नहीं है ना। तो मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि कौन से चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपके 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। और इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ मेंसुरेशन यहाँ पे आपकी 2D और 3D है, दोनों है, इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है। तो ये आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टाइम एंड वर्क से भी। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन सब्जेक्ट्स पे आप फोकस कर सकते हो, इन चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इनमें से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। कुछ चैप्टर हो सकता है कि जो इनमें से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं आपसे, लेकिन ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं इनमें से तो जरूर आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इन चैप्टर्स पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। तो अगर मैं बात करूं आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आपके कितने 20 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो। ठीक है, आपकी चॉइस होगी, या तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज करें या तो आप हिंदी को चूज करें। अब इसमें से मैं बता दूं कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका टॉपिक है उसमें से आपके 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आएंगे। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे, यानी कि अब बचे 15 क्वेश्चन। अब वो 15 क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं? इन बचे हुए टॉपिक्स में से। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। एरर स्पॉटिंग से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे है क्लोज टेस्ट। अगर आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट आपसे पूछा गया है तो इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ मिलता है जिसमें आपको 5 से 6 ब्लैंक्स होते हैं जिनको आपको फिल करना होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशंस, या पूरी ग्रामर से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट आपसे पूछा गया है तो उससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स से भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ईडीएम एंड फ्रेजेस से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जितने भी उसके टॉपिक्स हैं वो आपके सब क्लियर हो। ओके, उसके बाद अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज नहीं किया, मान लो आपने हिंदी सब्जेक्ट को चूज किया है, तो इसमें भी आपके कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे? 20 क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हिंदी में आप देख सकते हो, चाहो तो उसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको हेल्प हो जाए सिलेबस को देखने में। तो आपके संधि से रिलेटेड, उपसर्ग से रिलेटेड, पर्यायवाची शब्द, आपके मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है, अनेकार्थक शब्द, इन सब में से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स में से आपके ना आए, लेकिन आप उन टॉपिक्स को बिल्कुल रेडी करके, तैयार करके चला करो जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि हर टॉपिक में से आपको ज्यादातर 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही है। इतना आपको क्लियर है? चलिए, अब हम आते हैं कि इतनी सब कुछ हम बुक से तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम टेस्ट कहाँ देंगे? हम अपनी जो हमने इतना कुछ पढ़ा है, हमें टेस्ट भी तो करना होता है कि हमने जो पढ़ा है क्या अभी तक सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या हमें लर्न हुआ नहीं हुआ, रिवाइज हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए आप क्या करते हो? आप कहीं जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, है ना। तो प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? वो करनी है आपको इनविक्टा से। आपको क्या करना है? इनविक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड करना है, और जो हमारी एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में, उसको आपको परचेज करना है। क्यों करने को कह रही हूं मैं? देखो, उसमें आपका ही फायदा है। क्यों आपका फायदा है? क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगे एआई मॉक टेस्ट। एआई मॉक टेस्ट का मतलब आपको पता है क्या होगा? कि आप जितनी बार मॉक टेस्ट देना चाहते हो, 10 बार, 12 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार आप उसमें जाओगे प्रैक्टिस करने, आपको न्यू से न्यू क्वेश्चन ही मिलेगा देखने को। चलो, आपने क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो साथ ही साथ आपको मिल जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेंगे पीवाईपी, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे आपको। प्रीवियस ईयर पेपर से आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है कि किस सब्जेक्ट में से ऐसा कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो उसके चांसेस होते हैं कि अगली बार भी वो हमारा ज्यादा है। तो वो हमें कैसे पता चलता है? जब हम प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे। बाकी आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी आप टेस्ट दे सकते हो, यानी कि आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे अनलिमिटेड क्वेश्चंस। तो आपको देरी नहीं करनी है, जल्दी से क्या करना है? एसएससी जीडी का जो ये टेस्ट सीरीज है उसको परचेज करना है और अपनी तैयारी को आज से ही शुरू करना है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे आप हमारे चैनल से, हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।